Hello friends, I am Anuj Chaudhary, teaching you physics of class 12th. Topic Coulomb's law and related numerical problems. In the previous class, we have completed 5 questions. Today, we will start 6th question. But before starting, one method of vector addition we are going to use, that is vector addition in a plane, which will include only two perpendicular axes, namely x-axis and y-axis, or I cap and j cap direction. Then what is the method? First, see that method. Vector addition in two dimension or plane. By using parallelogram of vector addition method, we can add only two vectors at a time. But this method gives us the freedom to add any number of vectors. हम इसमें क्या करेंगे, उस चीज को हम देख लें. इसमें समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करें, this is the x-axis direction or I cap direction. This is j cap direction or y axis. This is origin. This is one vector. I am representing it by A, and this is angle theta. Theta 1. This is vector B, which is making angle theta 2 with I cap direction in anti-clockwise direction. Then let vector R is equal to vector A plus vector B. हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कहेंगे वेक्टर R is equal to RX I cap प्लस RY J cap. भाई RX क्या है यहाँ पे, RX is the X component of resultant vector. RX is the X component of resultant vector. तो हमें अगर Rx निकालना है, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर का x एक्सिस कंपोनेंट है, तो हमें a का भी एक्सिस कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, b का भी. a का निकालना चाहें, a का मैग्नीट्यूड, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड a है, और ये कितना एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ, थीटा 1. a cos थीटा 1 प्लस a cos थीटा 1 वेक्टर a का कंपोनेंट हो गया, b का कंपोनेंट b cos थीटा 2. सिमिलरली ry कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग y एक्सिस डायरेक्शन. तो इसको जो हम मिलेगा, a का भी हम y एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल लें और b का भी निकाल लें y एक्सिस की डायरेक्शन में. क्लियर? मैं इसे रब कर रहा हूं. इसी मेथड को हम यूज करेंगे. यहां पर केवल दो वेक्टर के लिए, जो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी है, उसके लिए शो किया हुआ है, ठीक. लेकिन आगे हम दूसरों के लिए भी यूज करेंगे जहां पे दो से अधिक वेक्टर होंगे. तो यहां पे हम एक बात कह सकते हैं, रिजल्टेंट इसका निकालना हो, क्योंकि हम कंपोनेंट x और y निकाल चुके हैं इसका, तो हम कह सकते हैं r इक्वल टू अंडर रूट RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर. और इफ अगर वेक्टर जो r है, जो रिलेटेड वेक्टर है, वो x एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा हो, देन tan अल्फा इक्वल टू RY by RX.
angle made by alpha is the angle made by resultant vector with x-axis. Clear? Now coming to our question number 6. Question number 6. There are 4 point charges. There are 4 point charges. Each of magnitude small q, kept at the vertices of a square of side small r. इस इंसर्कल्ड चार्ट पे हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है बाकी के तीनों चार्जेस की वजह से। ये इसको रिपेल करेगा, फोर्स F1 इधर एग्जर्ट करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, फोर्स F2 इधर एग्जर्ट करेगा। ये क्योंकि डायगोनल है स्क्वायर का, ये एंगल 45 डिग्री होगा, ये एंगल भी वर्टिकली अपोजिट एंगल 45 डिग्री का ही होगा। ये चार्ज पॉइंट चार्ज इसको रिपेल करेगा, सभी चार्जेस लाइक चार्जेस हैं। इस मेथड में किसी एक फोर्स के डायरेक्शन को हम एक्स एक्सिस या आई कैप डायरेक्शन सपोज कर लेते हैं। इससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री एंगल पे जो डायरेक्शन आती है उसे हम वाई एक्सिस या जे कैप एक्सिस कहेंगे। वो बाई चांस F3 की डायरेक्शन है, ये कोइंसिडेंट है और कुछ नहीं, इसको जे एक्सिस कह दिया। नाउ लेट वेक्टर एफ, ये मेथड है भाई, याद रखिएगा, ध्यान रखिए, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। Then fx, to calculate fx and fy, we have to know f1, f2 and f3, magnitude of these three vectors. Direction we are knowing. f1 is equal to kq square by r square. तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस r है, kq। f1 क्या है, जो ये वाला चार पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट चार्ज फोर्स लगा है, के क्यू इंटू क्यू, के क्यू स्क्वायर, डिस्टेंस आर, आर का स्क्वायर। इन द सेम वे हम F3 को भी कैलकुलेट आउट कर सकते हैं। नाउ F2, यहां से यहां तक की डिस्टेंस भाई क्या है, ये डायगोनल है ना, r√2 इसकी डिस्टेंस होगी, ठीक। तो यहां पे F2 कैलकुलेट आउट करना चाहें, के क्यू इंटू क्यू, क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर बाई इसका स्क्वायर करेंगे तो 2r स्क्वायर आ जाएगा। Now fx रिजल्टेंट का x कंपोनेंट इज इक्वल टू f1, f1 आई कैप के साथ जीरो एंगल बना रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, f1 cos 0 प्लस f2 सेकंड, ये आई कैप के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है, तो f2 cos 45 डिग्री प्लस f3 cos, ये f3 जो है आई कैप के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर cos 0 1 होता है, के क्यू स्क्वायर बाई 2√2 आर स्क्वायर, द थर्ड वेक्टर इज 0। Therefore, fx is equal to kq square by r square, 1 plus 1 by 2√2. Now, fy, f1, भाई ये आई कैप के साथ कितना है, जो एंगल हमें लेना है वो हमेशा, जो एंगल हमें लेना है वो हमेशा आई कैप के साथ वेक्टर जितना एंगल बना रहा हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसको लेना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। F1 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, F1 ये जीरो एंगल बना ही रहता है, यहाँ पे हम ले चुके थे, यहाँ पे एक बार एंगल देख लिया तो हम ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कॉस के पे साइन लगा देते हैं। F1 साइन 0, F2 साइन 45 प्लस F3 साइन 90। भाई इसका वर्कआउट कर लीजिएगा, ये भी उतना ही आ जाएगा जितना पहले आया हुआ है।
अब भाई ये एफ एक्स और एफ वाई आ गए ना, मैं इसे रब आउट कर दे रहा हूं, आपको ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे एफ एक्स एफ वाई आ गए, देयरफॉर एफ रिजल्टेंट फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एफ इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई 2 रूट 2 होल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई 2 रूट 2 होल स्क्वायर। और एफ इक्वल टू भाई के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई 2 रूट 2 को अगर हम कॉमन ले लें तो इसका होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये 1 प्लस 1 आ जाएगा, वो 2 कर देंगे के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 बाई 2। अब if the resultant force making angle alpha with x-axis, then tan alpha is equal to fy by fx। भाई देखा ना, fy और fx दोनों इक्वल आ गए थे, तो ये कट पिट के 1 हो जाएगा ना, is equal to tan 45 डिग्री। Therefore alpha is equal to 45 डिग्री। भाई इसका एक शॉर्टकट भी हम यूज कर सकते थे, लेकिन वो केवल वैलिड होगा स्क्वायर के लिए। यहां पे हमारे पास था क्या, अल्टरनेट मेथड इसका हम देख सकते हैं, लेकिन वो केवल स्क्वायर के लिए ही ट्रू है। भाई यहाँ पे वर्टिसेस पे स्मॉल क्यू चार्ज था, इस चार्ज पे फोर्स निकालना था, ये F1 आ गया था, ये F2 आ गया था, ये F3 आ गया था, ये दोनों आपस में इक्वल है ना, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहां से पास होगा। तो जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं उनके बीच का एंगल, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, वेक्टर इक्वल नहीं, दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है तो उनका जो रिलेटेड होता है उनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है। इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसको बाइसेक्ट करेगा 45 डिग्री पे आएगा, और ये एंगल ऑलरेडी 45 डिग्री पे है, तो हम रिजल्टेंट कह सकते हैं भाई इसका दिस इंटरमीडिएट रिजल्टेंट प्लस दिस इसी डायरेक्शन में है। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो लेकिन डायरेक्शन सेम रहेगी, 45 डिग्री एंगल ही बना रहा होगा। तो यहाँ पे एंगल हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो F इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर, अंडर रूट के बाहर F2 आ जाएगा। ये भाई सब सॉल्व कर देंगे, वैल्यू रख करके इतना आ जाएगा, और ये हमारे पास ऑलरेडी इतना है, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। बट रिमेंबर इट इज ओनली ट्रू व्हेन इट इज ए स्क्वायर, this charge, this charge, this charge, these three charges are at least equal। चारों इक्वल है तो हमारे केस है ही है, लेकिन ये तीनों चार्ज आपस में इक्वल होने चाहिए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। In question number 7, it is different from the previous one as there was a square, here it is an rectangle, 4 equal charges in the same way, and we have to find the force here. Length is L, breadth is B, this is the repulsive force F1, this is the repulsive force F3 due to this charge, this is the repulsive force here F2, but now this angle is not equal to 45, suppose this is theta, here to here it is L square plus B square, square diagonal of the rectangle, and this is L,
here what we can write, cos theta is equal to base L upon under root L square plus B square, and sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse L square plus B square. Clear? Now F1 is equal to KQ square by F1 क्या है, इस चार्ज पर, इस चार्ज की वजह से वो डिस्टेंस L स्क्वायर, F3 is equal to KQ स्क्वायर बाई B स्क्वायर, इसकी वजह से इस पे फोर्स, इसकी वजह से F2 is equal to KQ स्क्वायर, डिस्टेंस हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करना होता है डिस्टेंस का, तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा. Now let vector F is equal to vector fx I cap plus fy j cap be the resultant force. Be the resultant force. भाई क्या हो जाएगा इस पे, fx हम कहेंगे तो ये आ जाएगा. हमने क्या किया भाई साहब, इसको आई कैप डायरेक्शन मान लिया और इससे 90 डिग्री पे इस डायरेक्शन को जे कैप डायरेक्शन मान लिया. तो ये हो जाएगा F1 आई कैप के साथ जीरो एंगल बना रहा होगा, F1 cos जीरो, F2 cos थीटा. If this angle is theta, then as angle also theta, plus F3 cos 90 degree. F1 cos 0, F1 is equal to KQ square by L square plus KQ square by L square plus B square, and cos theta is equal to L upon L square plus B square square root or power 1 by 2 plus F3 KQ square by B square cos 90 0 होता है. Therefore fx is equal to, भाई देखो KQ स्क्वायर ही केवल कॉमन आएगा. fx is equal to KQ स्क्वायर इस 1 बाई L स्क्वायर यहां बचेगा, प्लस L बाई L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर पावर 3 बाई 2 यहां बचेगा. ये तो जीरो हो ही जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है. एंड Fy इज इक्वल टू F1 साइन 0, F2 साइन थीटा प्लस F3 साइन 90. भाई F1, ये F1 इसके साथ जीरो एंगल है, F1 साइन 0, F2 थीटा, F2 साइन 90 थीटा और F3 साइन 90 इक्वल टू, ये तो जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू B अपॉन L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर पावर 1 बाई 2 प्लस KQ स्क्वायर बाई B स्क्वायर दैट इज F3 साइन 90 1 होता है. इक्वल टू KQ स्क्वायर यहाँ कॉमन आ जाएगा, बचेगा हमारे पास B अपॉन L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर पावर 3 बाई 2 प्लस 1 बाई B स्क्वायर. Is this clear? Okay. रब कर दे.
अब हमारे पास रिजल्टेंट क्या होगा, अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। ये भाई साहब एफ वाई है ना, इन दोनों के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट के बराबर होगा। ठीक, इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करना चाहें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। Here is charge q, here is charge q, here is charge q. This is centroid of the triangle, equilateral triangle is there. Capital Q charge is placed here. Capital Q charge is placed here. Now we have to find the resultant force on capital Q charge which is kept at centroid. That's why I have encircled that. Suppose these are like charges. This will repel F1. Again this will repel F2 and this will repel F3 force. This angle and this angle, these all are 120 degree each. Suppose the distance from this to this is x and side length of the triangle is equilateral angle is L. This angle will be 60 degree, this will be of 30 degree. यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L/2 होगी. Then base upon hypotenuse L/2 upon x is equal to cos 30 is equal to √3/2. S is equal to L/√3. ये ऐसे हम निकाल लेंगे, लेकिन इसका यूज यहाँ पड़ेगा नहीं, जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर पड़ती कहीं किसी क्वेश्चन में तो हम निकालने का तरीका हम बता रहे हैं, वहां पे हम उसको बाद में फाइनली वैल्यू एक्स की रखेंगे, स्टार्टिंग में नहीं रखेंगे। F1 is equal to KQ कैपिटल Q अपॉन एक्स स्क्वायर। भाई इस चार्ज पे जो चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है कैपिटल Q, उस पर इसकी वजह से वो K इंटू दिस अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। यही भाई साहब F2 भी आएगा और यही F3 भी आएगा। हमने क्या किया, इसको हमने आई कैप डायरेक्शन सपोज कर लिया और इससे 90 डिग्री पे जे कैप। देखो वहां पर दूसरे वेक्टर पे कौन साइड कर जा रहा था, सेम लाइन पे आ जा रहा था, लेकिन यहाँ पे F2 और जे कैप की डायरेक्शन डिफरेंट है। क्लियर? देन लेट वेक्टर F इज इक्वल टू Fx I कैप प्लस Fy j कैप बी द रिजल्टेंट। प्लीज प्रैक्टिस करें, क्योंकि समझाने के दो क्वेश्चन को बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया जा सकता है, लेकिन बार बार उसे लिखा नहीं जा सकता। ठीक, उसमें टाइम फालतू में हम कंज्यूम करेंगे। Fx इज इक्वल टू F1, आप डायग्राम में देखिए, F1 0 एंगल बना रहा था, F2 120 डिग्री बना रहा था और F3 240 डिग्री एंगल बना रहा था। cos x कंपोनेंट निकालने के लिए कोसाइन एंगल लेके चलते हैं। ये KQ/R² माइनस KQ स्क्वायर, KQ कैपिटल Q बाई x स्क्वायर माइनस KQ कैपिटल Q बाई 2x स्क्वायर। हमें ये पता है cos 120 की वैल्यू भी -1/2 होती है, माइनस इसलिए आ गया, ये भी -1/2 ही होती है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। इन द सेम वे Fy इज इक्वल टू F1 sin 0 प्लस F2 sin 120 प्लस F3 sin 240 डिग्री। F1 भाई साहब अगर देखें तो K कैपिटल Q स्मॉल q बाई एक्स स्क्वायर 0, F2 K कैपिटल Q स्मॉल q बाई एक्स स्क्वायर
इंटू √3/2 साइन 120 की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, नेगेटिव साइन रख दें, और ये भी √3/2 ही आएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये एंगल भी, ये मैग्नीट्यूड भी 0 हो जाएगा। देयरफॉर f इक्वल टू √f(x²) प्लस f(y²). अरे भाई f(x) की वैल्यू भी 0 रखेंगे, इसकी वैल्यू तो पूरा चीज 0 ही रहेगा। एंड डायरेक्शन, व्हाट अबाउट डायरेक्शन? अगर अल्फा एंगल बनाता तो हम कहते हैं ना tan अल्फा इक्वल टू fy/fx, 0/0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड। 0 वेक्टर का, नल वेक्टर का डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9। Two charges of magnitude plus 16 microcoulomb and plus 25 microcoulomb are kept at a separation of 25 centimeter. Two charges of plus 16 microcoulomb and plus 25 microcoulomb are kept at 25 centimeter distance, where a third charge must be placed so that it experiences resultant zero force. ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट, what must be the magnitude and sign of the third charge so that the total system of 3 charges are in equilibrium. ठीक, तो सबसे पहले हम उसे कहां प्लेस करें ये देखेंगे, सॉल्यूशन में कहां प्लेस करें इसको देखेंगे। हम इसमें पहले इसकी भी क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद सपोज करो कि हम थर्ड चार्ज को यहां रखते हैं, कहां का, यहां पे हम पॉजिटिव चार्ज को रेफरेंस चार्ज लेते हैं। इस वजह से हम अगर इसे पॉजिटिव लेके चले अभी फॉर द टाइम बीइंग ओनली, तो ये इसको रिपेल करेगा, फोर्स इधर लगाएगा, और ये भी पॉजिटिव है, ये भी सेम डायरेक्शन फोर्स लगाएगा। जब दो फोर्स सेम डायरेक्शन में वर्क करते हैं तो उनका रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता। दो फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 तभी हो सकता है जब वो मैग्नीट्यूड में सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो। तो हम यहां नहीं रख सकते। ऐसे ही इधर अगर हम रखे हैं 25 माइक्रोकूलम चार्ज के इधर रखना चाहे वो भी हम नहीं रख सकते, क्योंकि रिजल्टेंट यहाँ पे भी 0 नहीं आएगा। आप एक केस और हम यहां सोच सकते हैं, यहां अगर रखते तो इसकी वजह से फोर्स इधर लगता, इसकी वजह से फोर्स इधर लगता, और इसकी वजह से इधर, क्योंकि ये अपोजिट नहीं है तो रिजल्टेंट। तो हम क्या करें, इसके इधर नहीं रख सकते, इसके इधर नहीं रख सकते, और इधर और कहीं नहीं रख सकते, इनके बीच में कहीं रख के देखें। क्यों? इस वाले चार्ज की वजह से फोर्स इधर लगेगा, F1 मान लें, इसकी वजह से फोर्स इधर वर्कआउट F2। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ गए ना, ठीक, दोनों अपोजिट। देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पे फोर्स इधर लगा रहा है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस चार्ज पे फोर्स इधर लगा है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज लेके अभी अब चल रहा है। अगर नेगेटिव होता तो भाई साहब ये वाला फोर्स इसको अट्रैक्ट कर रहा होता, ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा होता, इधर फोर्स लगा रहा होता, और ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा होता। मींस यहां पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल होना चाहिए, जो हमें कंडीशन कैलकुलेट आउट करनी है। ठीक, तो जब ये जो दोनों चार्ज लाइक चार्जेस हों तो हमेशा थर्ड चार्ज को उनके मिड में रखते हैं, और छोटे वाले चार्ज जिसका चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होता है उसके पास रखते हैं। हमने उससे डिस्टेंस यहां से इसकी x सपोज कर लिया, और हमने कहा F1 मस्ट बी इक्वल टू F2, तभी थर्ड चार्ज पे रिलेटेड फोर्स 0 होगा। F1 क्या है, इस चार्ज की वजह से इस पर फोर्स है, कूलम्स लॉ पे अप्लाई करें, लिखें K आ जाएगा, वैल्यू नहीं लिखेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। Q1 16 माइक्रोकूलम इंटू Q, जिसपे फोर्स निकालना है, अपॉन डिस्टेंस क्या है, हमने x सपोज कर लिया था, x² इक्वल टू इसकी वजह से इस पर फोर्स ऑन दिस स्मॉल q चार्ज ड्यू टू प्लस 25 माइक्रोकूलम चार्ज। K किसकी वजह से फोर्स निकाले, प्लस 25 माइक्रोकूलम की वजह से, किस पे निकाले, q चार्ज। पहले डिस्टेंस कितना होगा भाई, यहां से यहां तक x है, ये पूरा 25 सेंटीमीटर था, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये x है तो ये वाला कितना हो जाएगा
भाई मीटर में रखे तो 0.25 माइनस एक्स आ जाएगा, -0.25 माइनस एक्स आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 0.25 माइनस एक्स होल स्क्वायर। के से भाई के कैंसिल हो जाएगा, माइनस से क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 16 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 बाई 0.25 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक, हम क्या करेंगे इसके बाद, हम इस स्क्वायर को एक्सपेंड नहीं करने जाएंगे क्योंकि फिर कैलकुलेशन की डिफिकल्टी में फंस जाएंगे। ठीक, आप ऐसा चाहो करके देख सकते हो, डिफिकल्टी आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन हम यहाँ क्या कहेंगे, हम इसके बाद कहेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। व्हाट आई विल से, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो भाई साहब ये हो जाएगा ना, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 बाई एक्स इक्वल टू 5 बाई 0.25 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई कर दे 1 माइनस 4x इक्वल टू 5x, 9x इक्वल टू 1, 9x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 बाई 9 मीटर, इसी को आप कहते हैं 0.11 मीटर इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। तो छोटे वाले चार्ज से कम, क्योंकि 25 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 11 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो थर्ड चार्ज रखते हैं, हम हमेशा छोटे वाले चार्ज के पास रखते हैं। रीजन ये आता है क्योंकि छोटे वाला चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, वो फोर्स कम लगा होगा ना, तो डिस्टेंस कम हो जाएगी, तभी उसका फोर्स बढ़ेगा, जिससे कि वो बड़े वाले चार्ज की फोर्स को बैलेंस कर सके, जो कि अपने मैग्नीट्यूड में ज्यादा होने की वजह से फोर्स ज्यादा एक्सर्ट कर रहा होगा सेम दूसरे चार्ज की स्मॉल क्यू के ऊपर। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट विल द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज सो द एंटायर सिस्टम में रिमेन इन इक्विलिब्रियम। फिर किस पोजीशन पे रखे वो समझ में आ गया है, मैं भाई साहब ये वैल्यू लेके चलूंगा। ठीक, कमिंग टू अदर डायग्राम, क्योंकि ये क्यू का ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाए तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब ये दोनों भी इक्विलिब्रियम में रहे, ये चीज मुझे देखना है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे +16 माइक्रोकूलम चार्ज +25 माइक्रोकूलम चार्ज, इनके बीच की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, यहां पे क्यू चार्ज रखा और यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1/11 मीटर है, 1/9 मीटर, सॉरी यही लिखा हुआ है। अब हम क्या करें, हमने इस पे फोर्स निकाल लिया, डायरेक्ट फोर्स पे 0 हो, क्योंकि वैल्यू ऐसे निकाले कि इस पे भी डायरेक्ट फोर्स 0 है, इस पे भी 0 है, तो इस पे हम निकालना चाहते हैं। तो इसकी वजह से जो इस पे फोर्स, ये भाई पता है ना कितना है, ये कितना, तो ये वाला चार्ज इस पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा, उसको F1 मान लेते हैं। जो +25 माइक्रोकूलम चार्ज, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल कर रहा होगा, तो F1 फोर्स लगा रहा होगा। तो इस ये जो है, इसको अगर इधर फोर्स लगाए मींस अट्रैक्ट करे, तो यहाँ पे F1 और F2 आपस में इक्वल हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल क्यू की वैल्यू कुछ ऐसे प्रकार से होना चाहिए। पहली बात हमें समझ में आ गई ना कि स्मॉल क्यू +16 माइक्रोकूलम चार्ज को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि वो अनलाइक चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। फॉर द चार्ज ऑफ 16 माइक्रोकूलम टू बी इन फोर्स इक्विलिब्रियम, कह सकते हैं कि F1 यहां पे F2 के बराबर होना चाहिए। F1 क्या है, F1 जो इस फोर्स लगा रहा है F1 16 माइक्रोकूलम के ऊपर, तो ये K इंटू किस पे फोर्स निकालना है, वैसा 16 माइक्रोकूलम वाले के ऊपर लगा रहे हैं, किसकी वजह से निकाल रहे हैं, 25 माइक्रोकूलम की वजह से निकाल रहे हैं, अपॉन डिस्टेंस जो है 25 सेंटीमीटर, यानी 125 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर, इक्वल टू, ये तो हमने F1 निकाल लिया। अब F2 क्या होगा, 16 माइक्रोकूलम पे चार्ज किस फोर्स किस पे निकाल रहे हैं, 16 माइक्रोकूलम पे, किसकी वजह से निकाल रहे हैं, क्यू चार्ज की वजह से वर्कआउट कर रहे हैं, और यहाँ पे डिस्टेंस इन दोनों के बीच है 1/9 मीटर होल स्क्वायर। ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, नाउ भाई K से K कैंसिल हो जाएगा, 16 माइक्रोकूलम से 16 माइक्रोकूलम कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻⁶, यहाँ पे आ जाएगा 1/4 का स्क्वायर 1/16,
और ये आ जाएगा Q अपॉन 1/81। ठीक, therefore Q is equal to 25 into 16 by 81 into 10 पावर -6। अब इसकी जरूरत नहीं रही, इसको हम रब आउट कर सकते हैं ना भाई। यहां तक तो समझ में आ रहा है, दोबारा प्ले करके देख लीजिएगा। ठीक, लेकिन लेक्चर पूरा देखिए। अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है, एक बार से अधिक बार में हो सके तो वो भी देखिए। ये हमारे पास है 25 6 150 15 400 अपॉन 81 into 10 पावर -6 कूलम। टेकिंग साइन इनटू अकाउंट, Q इक्वल टू साइन, क्योंकि हमने निकाला निगेटिव होना चाहिए, -400/81 माइक्रो कूलम। ये 5 से 4.94 माइक्रो कूलम। इसे वर्कआउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9th। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10th। अब हमारे पास, जैसा कि कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं मुझे और वो कह रहे हैं कि असाइनमेंट सीट के लिए, ठीक, असाइनमेंट सीट के लिए थोड़ा सा पार्ट हो जाए, तभी ना कम से कम कूलम्स लॉ तो कंप्लीट हो ही जाए, उसके वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, फिर आपको असाइनमेंट सीट मेरी तरफ से मिलेगी। ठीक, आप 9th क्वेश्चन में, 10th क्वेश्चन में आप ऐसा कर सकते हैं कि एक चार्ज यहाँ पे ले लें, और ये चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है मेरे पास +25 माइक्रो कूलम -36 माइक्रो कूलम at the separation of 64 centimeter, at the separation of 64 centimeter, where a third charge must be placed so that it experiences zero resultant force, and what must be its magnitude so that entire system may remain in equilibrium। तो कैसे इसको वर्कआउट करेंगे, यहां पे देखें तो उसमें जब लाइट चार्ज बीच में रखते थे, अनलाइट चार्ज होता है तो बाहर रखते हैं, इधर या इधर, उस चार्ज के पास रखते हैं जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है। मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज का कम है तो इसके पास रखेंगे। यहाँ पे Q, इसकी वजह से F1 फोर्स इधर लग रहा है, उसकी वजह से F2 फोर्स 36 माइक्रोकूलम नेगेटिव साइन का इधर लगता है। ये डिस्टेंस x मान लें, F1 मस्ट बी इक्वल टू F2 हो जाएगा, जो F1 हमारे पास F1 इक्वल टू F2, F1 हमारे पास द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस चार्ज है, तो ये मेरे पास आ जाएगा K इंटू 25 माइक्रोकूलम Q बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू K इंटू 25 माइक्रोकूलम इंटू 36 माइक्रोकूलम। ध्यान रखें यहाँ पे, रिमेंबर इट, हम यहाँ पे फोर्स के मैग्नीट्यूड को देख रहे हैं, हमें चार्ज का साइन लेके नहीं चलना है। साइन का जो रिजल्ट निकलता है चटिया रिपल्सिव फोर्स का हम पहले ही इंक्लूड कर चुके हैं, तो साइन यहाँ पे हम नहीं रखेंगे। अपॉन यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी x प्लस 0.64 मीटर हो जाएगी, x प्लस 0.64 मीटर होल स्क्वायर। भाई ये K से K 25 माइक्रोकूलम से 25 माइक्रोकूलम कैंसिल आउट हो जाएगा, और थर्ड चार्ज हमारे पास, सॉरी यहाँ पे 30 Q आना चाहिए था और ये 36 माइक्रोकूलम आना चाहिए था। K से K कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 कैंसिल हो जाएगा, Q भी कैंसिल हो जाएगा। आ जाएगा इसके बाद
25 by x square is equal to 36 upon x plus 0.64 होल स्क्वायर। यहां पे भी हम सेम ही काम करेंगे, जैसे वहां पे हम इसको स्क्वायर पे एक्सपेंड नहीं कर रहे थे ना, यहाँ पे भी एक्सपेंड नहीं करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। लिखेंगे इसके आगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट दिस 5 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6 अपॉन एक्स प्लस 0.64 मल्टीप्लाई कर दें 5x प्लस 0.32 इक्वल टू 6x और x इक्वल टू 3.2 मीटर। डिस्टेंस हमने स्मॉलर चार्ज से लिया था, ठीक। तो ये जो स्मॉल क्यू चार्ज है, अगर इतनी डिस्टेंस पे स्मॉलर चार्ज के दूसरे साइड रखा रहे तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 वर्क करेगा, ठीक। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो उसके लिए देखें, फिर से हम डायग्राम देखेंगे। यहाँ पे था प्लस 25 माइक्रोकूलम, यहाँ पे माइनस 36 माइक्रोकूलम, इनके बीच की डिस्टेंस थी 64 सेंटीमीटर, दैट इज 0.64 मीटर, और थर्ड चार्ज को हमने यहाँ पे रखा था, दैट वाज क्यू। ये डिस्टेंस हमारे पास x की वैल्यू इतनी आ गई थी। अब हमने मान लिया कि इसकी वजह से इस पर फोर्स, ये अनलाइक चार्ज है, F3 है, इसकी वजह से इस पे फोर्स अट्रैक्टिव होना चाहिए, F4 हो जाएगा। तो क्यों कैसा होना चाहिए, इसके लिए अनलाइक चार्ज तभी ये इसको अट्रैक्ट करेगा ना, तो ये नेगेटिव होना चाहिए। पहला कंक्लूजन तो मेरा ये है। और मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे, इस पर रिजल्टेंट फोर्स जब 0 होगा तो F3 और F4 आपस में इक्वल होना चाहिए। बस वैल्यू रखेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा F3, इस पे फोर्स निकालेंगे इसकी वजह से, तो आ जाएगा K इंटू 25 माइक्रोकूलम, इस पे 36 माइक्रोकूलम। साइन अभी भी चार्ज का नहीं रखेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड को वी आर कंपेयरिंग, डायरेक्शन तो पहले ही सपोज कर चुके हैं, ठीक। इसकी वो फोर्स जो लगेगा, डिस्टेंस 6.64 होल स्क्वायर इक्वल टू K इंटू Q इंटू 25 माइक्रोकूलम अपॉन, भाई ये इस पे जितना फोर्स लगा रहा हूं, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स, K इंटू दिस चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, x का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। x आ गया था हमारे पास 3.2 मीटर होल स्क्वायर। देखें यहाँ पे K से भैया K कट जाएगा, Q से Q कैंसिल आउट हो जाए, Q तो निकालना है मुझे, 25 से 25 कैंसिल, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, Q इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा। अगर हम देखें यहाँ से ये पॉइंट से ये 320 आ जाएगा और 64 से 525 10 कैंसिल हो जाएगा, तो Q इक्वल टू आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 इंटू 36 इंटू 10 पावर -6 and it comes out to be 25 6 150 15 17 900 10 power -6 equal to 0.9 milli-coulomb. Taking sign in account, साइन चिन्ह, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमने वहां पे कंक्लूड कहते हैं नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, therefore take into sign into account Q equal to -0.9 milli-coulomb. क्लियर? थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, इससे हम एक बार वीडियो देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, ठीक, आप इसको वर्कआउट कर पाएंगे। अगर डिफिकल्टी ज्यादा है, राइट टू मी, मैं आपको एंड में, लेक्चर के एंड में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। कमेंट जो आप करते हैं उससे मुझे आपकी प्रॉब्लम पता चलती है, ठीक। लेकिन कमेंट पे आप ज्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, अपनी बातें नहीं राइट आउट कर सकते ज्यादा, ठीक। वहां पर बहुत लोग कमेंट आता, देखने का मौका भी नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे जरूर देखा जाएगा, आपकी प्रॉब्लम दूर जरूर होगी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर
11। एक बार मैं भी देख लूं क्वेश्चन 11 क्या है। मेरे पास ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल थीटा है, यहां पे m kg का q चार्ज का पार्टिकल प्लेस्ड है, यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पे। इसके बॉटम पे q की वैल्यू कितनी प्लेस की जाए, दी जाए, इस पार्टिकल को कितना चार्ज दिया जाए, सो दैट इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, ऑल दी सरफेसेज आर वेरी स्मूथ, मीन्स फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट वर्किंग देयर। तो यहां पे हम देखें, अगर हम mg, तो इसका फोर्स नीचे काम करेगा, mg cos थीटा कंपोनेंट इसका, ये एंगल थीटा होगा, mg sin थीटा। ये यहाँ पे रेस्ट में तभी रह सकता है क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इधर वर्क करेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन इसको कैंसिल आउट कर देगा। ये पार्टिकल यहाँ पे रेस्ट में तभी रह सकता है जब एक फोर्स ऊपर की तरफ और वर्क कर रहा हो। ऑब्वियसली ये जो फोर्स होगा इस कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से रिपल्सिव फोर्स होगा, तो कैपिटल क्यू अनलाइक चार्ज होना चाहिए। अगर ये स्मॉल क्यू पॉजिटिव है तो उसको रिपल्सिव होगा, सॉरी, लाइक चार्ज होना चाहिए। अगर क्यू पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्यू नेगेटिव है तो वो भी नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं F इजिकल टू mg साइन थीटा के अगर बराबर हो जाए, ये दोनों तो कैंसिल कर रहे हैं, ये वाला फोर्स अगर इस फोर्स के बराबर हो जाए तो रिएक्टर फोर्स 0 हो जाएगा, ये रेस्ट में रहेगा। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके द्वारा एक्ट किया जाएगा, कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर mg साइन थीटा। यहां से मुझे कैपिटल क्यू निकालना है, तो कैपिटल क्यू इक्वल टू आ जाएगा mg आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन के स्मॉल क्यू। क्लियर? दिस इज क्वेश्चन नंबर 11th। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 12th? देखते हैं इसे, रब कर दें। क्वेश्चन नंबर 12, भाई मेरे पास स्पेस में कोई चार्ज, स्पेस मतलब ग्रेविटी फ्री स्पेस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एयर की बात कर रहा हूँ, हवा में कुछ ऊंचाई। यहाँ पे एक चार्ज है जिसका मास m है और जिसमें चार्ज q पार्टिकल है। एक दूसरा पार्टिकल से r डिस्टेंस पे रेस्ट पे है, यहाँ पे रेस्ट पे है। कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या हो, इस पार्टिकल पे कितना चार्ज हो। पार्टिकल ए यहाँ पे है जिसपे मास m है, चार्ज q है। पार्टिकल बी जिसपे जो m से q हाइट नीचे है उस पर चार्ज कितना हो। अगेन इस पे mg नीचे की तरफ वर्क करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ, रिजल्टेंट फोर्स 0 है, तो m और m फोर्स, m इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और mg आपस में बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे F इक्वल टू mg हो जाना चाहिए। Q फिर निकालना है, K कैपिटल Q Q अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू mg। इट गिव्स यू कैपिटल Q इक्वल टू mg R स्क्वायर बाई K स्मॉल q। क्लियर? दीज आर सिंपल क्वेश्चन। फिर से समझ लें भाई, ये एक पार्टिकल है जिसपे चार्ज स्मॉल q है, मास m है। ये एक दूसरा पार्टिकल b जो इससे r डिस्टेंस नीचे है उस पर कितना चार्ज दे दें कि ये वाला पार्टिकल यहाँ पर रेस्ट में रहे, मतलब फोर्स इक्वली में रहे, रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाए। तो वही हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को mg के बराबर कर दिया। ठीक, ये समझा? दूसरा केस इसमें ये हो सकता था, अगर मैं इसे ए केस मान लूं तो बी केस मेरे पास ये हो सकता था कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज q है। भाई ऑब्वियसली कहीं भी होगा mg तो नीचे काम करेगा। इससे ऊपर r डिस्टेंस पे एक दूसरा पार्टिकल है, ये पार्टिकल a है, ये b है। इस पे कितना चार्ज दे दें
कि रिजल्टेंट ये बॉडी, ये तो फिक्स पार्टिकल है, ये बॉडी भी रिजल्टेंट फोर्स 0 एक्सपीरियंस के रेस्ट में रहे, तो ऑब्वियसली इस mg से तो ऊपर फोर्स लगना चाहिए, ये इस पे फोर्स ऊपर की तरफ लगना चाहिए ना, ये ऊपर की तरफ, यानी कि ये वाला जो बी पार्टिकल है ए पार्टिकल को अट्रैक्ट करे, यानी कि इस पे अनलाइक चार्ज होना चाहिए। चार्ज इतना ही आ जाएगा, सेम चीज को हम इक्वेट करेंगे, द सेम थिंग इज ट्रू, बट इन दिस केस Q इक्वल टू माइनस mg/² बाई kq, क्योंकि यहाँ अनलाइक चार्ज है इसलिए माइनस साइन आ जाएगा। बाकी सॉल्यूशन 100% सेम रहेगा। Now, question number 13. ये क्यू चार्ज है, ये एक स्प्रिंग है, ये क्यू चार्ज है, इसकी नेचुरल लेंथ L है, इसमें कितना इलोंगेशन प्रोड्यूस होगा, लाइट चार्जेस है, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, फोर्स इधर लगाएगा, ये इसको इधर लगाएगा, स्प्रिंग इलोंगेट होगी। हमने कहा लेट इलोंगेशन बी स्मॉल x, तो जब ये फोर्स होगा, ये दोनों चार्ज एक दूसरे रिपेल करेंगे, दूसरी तरफ फोर्स, दूर की तरफ फोर्स लगाएंगे, रिपेलिंग फोर्स लगाएंगे, दूर की तरफ फोर्स लगाएंगे, तो स्प्रिंग में कुछ इलोंगेशन क्रिएट होगा। ठीक, उस इलोंगेशन को x मान लिया, ये स्प्रिंग इस चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स वर्कआउट करेगी, दैट दिस फोर्स इज स्प्रिंग फोर्स, और दैट इज इक्वल टू kx, where k is the spring constant. इक्विलिब्रियम में जब रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा तो F1 और F2 आपस में सेम हो जाएगा। F1 k q स्क्वायर अपॉन L प्लस x होल स्क्वायर इक्वल टू kx। क्लियर? If x is very smaller than L, तो ये x plus L को हम लिख सकते हैं x के बराबर। Therefore, KQ L plus x पे x को इग्नोर कर देंगे, L का स्क्वायर आ जाएगा KX। और x इक्वल टू k spring इक्वल टू KQ स्क्वायर अपॉन k spring इंटू L स्क्वायर। क्लियर है? फिर से सुनिए, वीडियो को दोबारा देखिए, और उसके बाद भी प्रॉब्लम होती है, सर्टेनली राइट टू मी और आई विल एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स वंस अगेन। लेकिन फर्स्ट टाइम देखें, इसे वर्कआउट करें, समझने का प्रयास करें, लब कर दें इसे। नाउ 14th क्वेश्चन। भाई ये एक सिंपल पेंडुलम है, ये बॉब है, इसका मास m है, इससे r डिस्टेंस नीचे एक पार्टिकल है, ये फिक्स्ड पार्टिकल, इस पे कितना चार्ज दे दिया जाए कि टेंशन स्ट्रिंग में 0 हो जाए। What should be charge kept at r distance below the bob of simple pendulum so that the tension in the string becomes 0। तो वैसे हम देखें डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम बना के, इसका mg नीचे काम करेगा, टेंशन ऊपर काम करेगा,
और ये इस पे चार्ज Q इट इज गिवन, इसका टेंशन 0 करना है तो ये पहले टेंशन इसका mg को बैलेंस कर रहा था, तो mg को कोई और बैलेंस करे, यानी कि ऊपर के डायरेक्शन में इस चार्ज को लाइक चार्ज होना चाहिए, जिससे कि ये रिपल्सिव फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लगे, रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करे। तो अगर हम यहाँ पे इक्वेशन लिखें इक्विलिब्रियम F plus T must be equal to mg, if T is equal to 0 F is equal to mg। बाकी सेम क्वेश्चन है इससे प्रीवियस वाला, F को लिख सकते हैं K कैपिटल Q स्मॉल q बाई आर स्क्वायर, भाई इनके बीच कैपिटल Q स्मॉल q ये आ गया, r डिस्टेंस है, mg Q is equal to mg r स्क्वायर अपॉन K स्मॉल q। ऐसे ये चार्ज ऊपर भी, ये वाला चार्ज ऊपर भी अगर दिया गया होता तो अट्रैक्ट कर रहा होता, तभी तो टेंशन 0 होता। और या सपोज करो कि ये टोटली बैलेंस नहीं कर रहा होता, यानी कि उस केस में टेंशन स्ट्रिंग में 0 नहीं हो रही होती, तो हम क्या करते, यहाँ पे हम F की वैल्यू रखते, mg पता है या T इक्वल टू mg माइनस, इसको F को उधर ले आते, तो T इक्वल टू mg माइनस F की वैल्यू रख देते, वहां से टेंशन निकल के आ जाता। सिंपल सा केस है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, देखते हैं बेटा। On a horizontal rough surface, there are two bodies of mass m kg each at separation small r. The coefficient of friction between the body and the surface is mu. What charge must be given to each of the body? What maximum charge may be given to the bodies so that they remain in equilibrium? तो भाई क्या करेंगे, ये दोनों पे सेम चार्ज है ना, लाइक चार्ज है, तो एक फोर्स इधर काम करेगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, mg इधर काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन इधर काम करेगा, इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ये ब्लॉक इधर स्लिप करने का प्रयास करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर काम करेगा। वर्टिकल मोशन हो नहीं रहा है तो N इक्वल टू mg होगा, एंड ये रेस्ट में है तो F मस्ट बी इक्वल, F इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक मैक्सिमम फोर्स होना चाहिए। तो ये मेरे पास आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू म्यू एन इक्वल टू म्यू टाइम्स एम जी। करने से तो कैलकुलेट ही करना है हमें, क्या करना है, हमें क्यू की वैल्यू निकालनी। देयरफॉर क्यू स्क्वायर इक्वल टू म्यू एम जी आर स्क्वायर बाई के, और क्यू इक्वल टू अंडर रूट म्यू एम जी आर स्क्वायर बाई के। That is the answer. Now coming to question number 16. What I am trying to do, I am trying to provide you all the possible variety of simple questions. If you understand all these questions by seeing the video once, twice, thrice properly, तो फिजिक्स की जो आगे की जो प्रॉब्लम है वो आपकी अपने आप दूर हो रही है। ठीक, नाउ 16th क्वेश्चन। यहां पे मेरे पास 1 कूलम चार्ज है, एक लाइन पे
क्यू चार्ज, यहाँ पे भी क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्यू चार्ज, ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये क्वेश्चन है ना। फोर मीटर है एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक रखा हुआ है। इफ infinite number of charges, each of magnitude small q are kept at x on a line at x is equal to 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter, 16 meter and so on. Calculate the force working on a charge 1 coulomb at origin. भाई इसकी वजह से फोर्स F1 इधर वर्क करेगा, इसकी वजह से फोर्स F2 इधर वर्क करेगा, उसकी वजह से भी F3 इधर ही वर्क करेगा, रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा। ऐसे करते हैं इनफाइनाइट टर्म्स। टोटल फोर्स हो जाएगा F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 इनफाइनाइट। F1 K इंटू, तो इसकी वजह से इसमें फोर्स है K इंटू इसका चार्ज 1, उसका Q बाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 का स्क्वायर, K इंटू 1 इंटू Q अपॉन 2 का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 हो जाएगी। अब इसकी वजह से आप फोर्स देखें, K इंटू 1 इंटू Q अपॉन 4 स्क्वायर प्लस सो ऑन इनफाइनाइट तक। K Q कॉमन ले लें, आ जाएगा 1 अपॉन 1 स्क्वायर, 1 अपॉन 2 स्क्वायर, 1 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस सो 1 प्लस 1/4 1/16, ये GP बन रही है, ठीक, इनफाइनाइट टर्म्स की। तो उसको वर्कआउट करना चाहें तो दिस इज द फर्स्ट टर्म 1 माइनस 1/4, कॉमन रेशो 1/4 इक्वल टू 4KQ/3। दिस इज 4KQ/3। नाउ 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन। अगर आप लोग कहेंगे तो टाइप किया हुआ मटेरियल इस प्रकार से, उसका इस प्रकार से वीडियो खींच करके मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। आप वीडियो रोक करके क्वेश्चन को वर्कआउट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके पास, अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो मैं ऐसा कर देता हूं, लेकिन वर्कआउट करिएगा, क्योंकि बिना वर्कआउट करे प्रॉब्लम्स को फिजिक्स में हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक। ये 17th क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ थ्योरी भी पढ़ लें, कुछ थ्योरी भी पढ़ लें। देखिए बेटा, फोर्स इक्विलिब्रियम, फोर्स इक्विलिब्रियम, a body is said to be in force equilibrium under the effect of a number of forces acting on it. A body is said to be in force equilibrium under the effect of a number of forces acting on it if the resultant of all the forces is 0. If the resultant of all the forces is 0 means अगर मेरे पास F1 वेक्टर है प्लस F2 फोर्स है, F3 फोर्स है एंड सो ऑन, किसी बॉडी पे वर्क कर रहा हूं और ये सभी का सम 0 के बराबर हो, तो बॉडी को हम फोर्स इक्विलिब्रियम में कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फोर्स इक्विलिब्रियम्स। नंबर 1, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। When a body is in force equilibrium, मतलब बहुत सारे फोर्सेस पे वर्क कर रहे हैं और सबका रिजल्टेंट सम 0 है, सबके सभी फोर्सेस का वेक्टर सम 0 है। तो when a body is in force equilibrium and if it is slightly displaced from its equilibrium state, slightly, बहुत लंबा चौड़ा नहीं डिस्प्लेसमेंट होना है, slightly, जैसे आप डिफरेंशिएशन में कहते हैं ना dy by dx
dx या डेल्टा x और स्मॉल h टेंड्स टू जीरो, इज वेरी क्लोज टू जीरो, इस प्रकार से स्लाइटली डिस्प्लेस किया जाए. इफ ए बॉडी इन फोर्स इक्विलिब्रियम is slightly displaced from its equilibrium position and it has a tendency to return back to attain its equilibrium position again, its initial equilibrium position again, then it is said to be in force equilibrium. एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लें, अगर मैं यहां पे एक कोन ले लूं, किसी सरफेस पे रखा हुआ है, इसको अगर मैं स्लाइटली डिस्प्लेस करूं, इस प्रकार से थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं, तो डिस्प्लेस तो इधर किया ना, तो ये दोबारा फिर इधर आने का प्रयास करता है, वापस आ जाता है. तो जो ओरिजिनल स्टेट था इक्विलिब्रियम का, उसे स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं. एक बात और ध्यान रखिए, जब किसी बॉडी को उसके स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किया जाता है, तो उसके सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा, वो उठ के ऊपर चला जाता है, उसकी वो इंक्रीज कर जाता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है. क्योंकि हर बॉडी की टेंडेंसी होती है कि वो अपनी इनिशियल लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी को रखना चाहता है, अटेन करना चाहता है उस कॉन्फ़िगरेशन को, तो ये वापस आती है. तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है. नंबर 2, और जब स्टेबल इक्विलिब्रियम से उसे डिस्प्लेस किया जाता है, तो वो अपनी ओरिजिनल इक्विलिब्रियम स्टेट को रीगेन करने का प्रयास करती है, और यही कहीं पर भी सिंपल हार्पनिंग मोशन का रीजन है, जिसके क्वेश्चन हम इस चैप्टर में भी वर्कआउट करेंगे. दूसरा, नंबर 2, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, when a body is slightly displaced from equilibrium state, it neither retains the displaced state or nor returns to its initial equilibrium state. It attains a new state as a equilibrium state. जब किसी बॉडी को उसके इक्विलिब्रियम स्टेट से स्लाइटली डिस्प्लेस किया जाता है, वो वापस ना लौटे छोड़ने के बाद, और जिस स्टेट पे छोड़ा था उसको भी रिटेन ना करे, बल्कि वो एक नए स्टेट पे की तरफ चली जाए, तो उसके लिए स्टेट को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहां पे अगर हमने किसी कोन को समहाउ इस प्रकार से बैलेंस किया हुआ है, इसको थोड़ा सा भी हमने अगर स्लाइटली डिस्प्लेस किया, तो फाइनली ये डिस्प्लेस इधर किया, फाइनली ये इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा हो जाएगा. फाइनल पोजीशन इसकी ये होगी, नई इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ रिगेन का, जबकि हमने छोड़ा यहां पे था. इस इनिशियल स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं. थर्ड, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. When a body is slightly displaced from its equilibrium state and it retains its displaced state as its new equilibrium state. जब किसी बॉडी को उसके इक्विलिब्रियम स्टेट से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया जाता है, और ये अपने डिस्प्लेस स्टेट को ही न्यू इक्विलिब्रियम स्टेट रिटेन कर लेती है, तो इसकी इनिशियल जो स्टेट थी उसे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं. सिंपल सी बात है, आप किसी भी सरफेस पे व्हील को ले लीजिए, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करिए, जहां पे भी आप छोड़ेंगे, जहां पे भी छोड़ेंगे इसे, ये उसी को एक नई स्टेट की तरह एक्सेप्ट करेगा. इज दैट क्लियर? तो आज यहीं तक, क्योंकि देख रहा हूं कि लगभग 1 घंटा 10 मिनट का लेक्चर हो रहा है, और अभी मुझे एक चीज आपको बताना है कि अगर आपको क्वेश्चन पूछना है, वी हैव या तो व्हाट्सएप मैसेज कीजिए आप इस पे 941191987291, इस पे या तो व्हाट्सएप मैसेज कीजिए अपनी प्रॉब्लम के साथ, और या इंतजार करिए कि कोई बच्चा, दूसरा बच्चा मुझसे पूछे और मैं उसको एक्सप्लेन करूं.
क्लियर। दूसरी बात भाई देखिए, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी नया वीडियो आता है नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हाँ, एक बात और, जब कभी भी आपको ये लेक्चर सही लगे, अच्छा लगे, आपको समझ में आए, तो उस समय मेरा भी मोरल बूस्ट करने के लिए, मेरा मोरल दो तरीके से बूस्ट होगा। एक, सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ जाए, दूसरा वो मुझे इन्फॉर्म करें देन यू हैव डन वेल। और उसके दो ही तरीके हैं, या तो फर्स्ट केस एंड सेकंड केस बाय कमेंट्स। कमेंट्स को पढ़ने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, लेकिन इस बात का समय हमें जरूर मिलता है कि हमने कितने लोगों ने लाइक किया है। सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ओके, गुड डे।